लक्ष्मण जी, यही सवाल आपसे भी, क्या ये अगर गठबंधन होता है तो आपको लग रहा है कि जमीनी स्तर पर जो वोट समूह है वो ट्रांसफर हो पाएंगे? देखिए, एक इस समय मौजूदा राजनीति के लिहाज से कहें तो एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति में तमाम विपक्षी दल ये कोशिश करते रहे, और पिछले तकरीबन 3 दशक की राजनीति तो इस बात की गवाह है कि जब कोई ताकत सत्ता में होती है तो उसे अपदस्थ करने के लिए गठजोड़ होते रहे, गठबंधन बने, बड़े बड़े गठबंधन बने। पिछली बार से ये थोड़ा पूर्ण बहुमत वाली सरकारें आई हैं, तो इससे भी वो चैलेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बड़ा गठबंधन बनाएं। एक तो ये बात है, लेकिन इस गठबंधन की शर्त पर अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के बयान को देखें तो उनका ये तर्क है, और ये तर्क केवल अखिलेश यादव का नहीं है, यही तर्क कमोबेश अरविंद केजरीवाल का है, ममता बनर्जी का है, और कई लोगों का है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है, जहां वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की क्षमता रखते हैं, उनका संगठन मजबूत है, उन्हें उनको ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए, यानी उनकी शर्तों पर गठबंधन हो, अगर हो भी तो। और ये राष्ट्रीय दल को ये सोचना होगा कि क्षेत्रीय दलों को लेकर के उनकी समझ क्या है, क्या वो ये मानते हैं कि नहीं भाई राष्ट्रीय स्तर पर हम ही विकल्प है तो हर जगह हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे। इससे एक पेच फंस रहा है। एक तो ये एक बड़ा नैरेटिव है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पर हम बात कर रहे हैं तो ये ठीक बात है कि अभी आपने जिक्र किया कि 2017 में कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, उसका कोई लाभ नहीं मिला। 19 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ जो कि बहुत अप्रत्याशित था। अब ये सोचना है कि 22 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने एक प्रयोग किया था, बड़े दलों पर को साथ ले आने की बजाय छोटे दलों को साथ लेकर के ठीक ठाक अच्छे ढंग से चुनाव लड़े, और उसका एक परिणाम उनको देखा। अब ये देखने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी भी 22 के चुनाव में बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ चुकी है, और कांग्रेस पार्टी को यह बखूबी अंदाजा होगा कि बूथ लेवल से लेकर के राज्य इकाई तक उनकी संगठन की स्थिति क्या है, उनके वोटर की स्थिति क्या है। अगर कोई ऐसा समझौता होता है, अगर ठीक बात है, अभी आपने जयंत चौधरी की जो बयान सुनाया वो ठीक कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प पेश करना है, इसलिए एक संदेश तो जाएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल होती है। मिसाल के तौर पर हम बिहार को देख सकते हैं, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी का गठबंधन कांग्रेस को साथ लिए हुए, बशर्ते कि कांग्रेस की वहां कोई बहुत पुख्ता जमीन नहीं है। अगर ऐसी कोई भूमिका कांग्रेस को स्वीकार हो और यहां पर कोई एका बने तो निश्चित तौर पर यह 24 के चुनाव में एक अच्छा संदेश ले जाएगी। लेकिन सीटों का बंटवारा, अभी पंकज जी शायद जिस बात का इशारा कर रहे थे कि भाई बंटवारे में तो ऐसी सीटें होंगी ना कि आप अगर ये कहें कि हमें अगर 10 सीटें चाहिए तो 10 में से कितनी सीटों पर क्या स्थिति आपकी है। यह कैलकुलेशन अगर कांग्रेस करेगी, समाजवादी पार्टी करेगी, आरएलडी करेगी, या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी अब इस गठबंधन का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ये तालमेल बना करके कोई एक समझौता होता है, तार्किक समझौता हो, वोटों को शिफ्ट कराने का समझौता हो, तो इसका कोई सकारात्मक परिणाम विपक्षी दलों के लिहाज से हो सकता है। जी, जो अभी का जो सिनेरियो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, वो सिनेरियो ये है कि मायावती अलग लड़ेंगी, और अभी जो है कम से कम जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद, ये 3 नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। राज्य भर क्या करेंगे अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि संकेत ये बताते हैं कि वो ज्यादा बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस को लेकर ही फैसला होना है, और जैसा कि अखिलेश यादव भी बार बार कोट कर रहे हैं और जयंत चौधरी भी कि 23 की जो बिहार की रैली है वो काफी महत्वपूर्ण रैली है, उस रैली में कई सारे हो सकते हैं फैसले लिए जाएं, तो उसके बाद तस्वीर थोड़ा सा साफ हो। लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह लीजिए या देश के संदर्भ में कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव की जब बारी आती है तो कांग्रेस अपने में एक फोर्स की तरह नजर आती है, क्योंकि देश भर के जो तमाम राज्य हैं उनमें वो चैलेंज कर रही होती है बीजेपी को, या अभी की जो रूलिंग पार्टी कह लीजिए। जैसा पंकज सर कह रहे थे कि लोहिया ने उस समय सभी दलों को एक साथ लाने का जो किया, कांग्रेस के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद का जो नारा था, सिंगल पार्टी डोमिनेंस की स्थिति आज बीजेपी ने भी वैसी ही पैदा कर दी है जो कांग्रेसवाद के दौर में जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस था।
अब ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को यह भी तो खतरा समझ में आ रहा होगा ना कि अगर कांग्रेस हमारे साथ ना रही तो जो उनका जो एक बड़ा वोट आधार है माइनॉरिटी वोट बैंक का, उसके भी तो दरकने का खतरा है। क्योंकि अभी के निकाय चुनाव में हम लोगों ने देखा मुरादाबाद की जो मेयर की सीट थी वहां पर कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर पहुंच गई, कई जगहों पर बसपा लीड करती नजर आई। तो ये तो जो वोट बैंक है अखिलेश यादव का, ये तो हमेशा चैलेंज करती रहेंगी ये पार्टी अगर वो गठबंधन में नहीं लाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि ये जो बातचीत है विपक्ष की ये किस दिशा में बढ़ रही है? क्या एक संयुक्त गठबंधन विपक्ष का उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चैलेंज देता हुआ नजर आ रहा है आपको? शुक्रिया अमीर जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होता है तो जो समूह है जिसको टारगेट करके आप अपनी राजनीति करते हैं उसके भी खिसकने के तमाम संभावनाएं होती हैं। मुस्लिम वोट बैंक की बात है, तो खैर वोट बैंक जैसा कोई बहुत ठोस उस तरह का होता नहीं है। बीजेपी बार बार कोशिश इस बात को नकारने के लिए कर रही है और पिछले दिनों जब उसने पसमानदाओं को लेकर के जब काम करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि ये तो वो सवाल था जिसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा इनको उठाना चाहिए। ये पसमानदा तो वो समाज है जिसमें दलित और पिछड़े तबके के शायद उस संरचना में आने वाले मुसलमान थे जिनकी स्थिति कमोबेश वही है जो, और कई बार तो उससे भी बदतर है, जैसी हिंदू कथित हिंदू फोल्ड में आने वाले ओबीसी, एससी, एसटी की है। और आज बीजेपी उसको पॉलिटिकल इशू बना रही है और हम ये बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के इशू बना करके असल में उसका कोई भला नहीं करती लेकिन वोट ले जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बीजेपी ने गैर यादववाद या बसपा के खिलाफ जाटो केंद्र में है तो बाकी दलित जातियों को अपनी तरफ करने में कामयाबी हासिल की। तो एक तो ये बात है, मेरा कहना यह है कि कुछ मुद्दे होंगे, कुछ सवाल होंगे जिन्हें अगर ये विपक्षी दल एक साझा मैनिफेस्टो की तरह बना लें तो 24 में इसका भी एक असर होगा। मिसाल के तौर पर अगर समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, इस तरह के सवालों को, पिछले दिनों अभी देखिए लखीमपुर, सीतापुर और इस इलाके में जो अभी उन्होंने लोक जागरण यात्रा शुरू की उसकी स्लोगन में लिखा था सामाजिक न्याय और जाति जनगणना। कांग्रेस पार्टी भी इन दोनों मसलों पर एक राय रख रही है और राहुल गांधी ने कर्नाटक में ये बाकायदे कहा भी कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। पिछड़ों को हक नहीं मिला, दलितों को हक नहीं मिला। बिहार में ऑलरेडी जाति जनगणना चल रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है, कोर्ट ने उसे रोक लगाने की कोशिश की और वहां कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। बसपा प्रमुख मुझे लगता है कि अब शायद कोई गठबंधन करे, इसको लेकर के मतलब मुझे कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। उसकी कई वजह हो सकती है लेकिन एक जमाने में बसपा जब अपनी रैली करती है और हमने पूर्वांचल में उनकी रैलियों को देखा है कि वह समूह बसपा प्रमुख को सुनने जाया करता है जो अमूमन रैलियों और चुनावी सरगर्मियों से दूर रहता है, ट्रैक्टर पर लद करके, जिसके बदन पर ठीक से कपड़े भी नहीं होते हैं, वो लोग जाते हैं। अब जब रैली नहीं हो रही है तो वो एक बहुत बड़ा तबका है जो जिसमें एक हिस्सा है कि जो बसपा से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, 10-12% वो है तो वो विधानसभा में भी उसे वोट दे ले रहा है। लेकिन अब उस समाज के लोग भी अगर चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को अपनी उम्मीद देख रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो उनका लीडर लड़ता हुआ दिख रहा है। अगर वो इस गठबंधन का हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद जयंत चौधरी और ये सारे लोग अपने वोटर को एक संदेश देने में कामयाब हो, समाजवादी पार्टी को आगे रख करके, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत के रूप में तो निस्संदेह समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस को उसके पीछे खड़ा होना होगा। 1-2 सीटें के तौर पर अगर मुसलमानों के लिए आप लड़ते बोलते, मैं आज भी कहता हूं उसका सियासत दलितों में नहीं पता है। अब अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी अपने वोटर को ये कन्विंस करा पाए, जो 22 में थी, अब मजबूरी भी कई बार होती है, लोग तो महाराष्ट्र मॉडल ये है कि भाई पार्टी टूट गई, ये जो खतरे हैं ये होंगे और 24 के चुनाव के पहले और चीजों का विकल्प ये होगा कि आप अपने संगठन में, आप अपने जमीनी मुद्दों में हर तबके को संबोधित अगर करेंगे तब वो तबका आपसे जुड़ेगा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कौन सा तबका है जो वोट करेगा?
क्या अपर कास्ट वोट करने जा रहा? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही। क्या अपर कास्ट समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा? अभी कोई संभावना नहीं दिख रही। क्या अति पिछड़ा समूह समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा? क्या दलित समुदाय अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करने जा रहा? अभी इस पे बहुत काम करना बाकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एका बनती है तो एजेंडा भी होना चाहिए और जो वोटर है उसको अपने खेमे में लाने का भरोसा भी होना चाहिए, जिसके लिए मेहनत चाहिए। अगर दोनों तालमेल बनेगा तो गठबंधन कारगर होगा। अगर ये नहीं बनता है तो फिर गठबंधन भी कोई बहुत भरोसा नहीं दिला पाता कि आप गठबंधन कर लेंगे तो जीत ही जाएंगे। जी बिल्कुल। लक्ष्मण जी, मैं आपसे सवाल लूं, लेकिन आप चूंकि आपसे बहुत सारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं, वो सवालों का भी जवाब दीजिएगा, साथ ही साथ मायावती पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। एक सवाल तो ये है कि क्या जो लक्ष्य, ये बहुत बेसिक सवाल है दलित वोटों को लेकर, कि जो अखिलेश यादव पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी वो एक तरीके से जो चुनावी शुरुआत है वो भी एक धार्मिक स्थल से कर रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि वो महू तो गए, लेकिन वहां से वो एक तरीके से महाकाल भी जाना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। क्या इस जो अखिलेश यादव लगातार एक परसेप्शन बना रहे हैं दलित वोटर्स को लेकर, क्या दलित वोटर अखिलेश यादव के साथ जाएगा अगर कांग्रेस आती है? क्योंकि अखिलेश यादव लंबे समय से बात कर रहे हैं वो अंबेडकरवाद की, उन्होंने अपने लोहिया के साथ, अब हर जगह वो अंबेडकर का नाम लेते हैं। बहुत बड़ी घटना हुई जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य के यहां जाकर उन्होंने अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया, जबकि आरोप ये लगता है कि जितने दलित एट्रोसिटी हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बड़ी संख्या उस दौर में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक जाति विशेष की थी और जो अखिलेश यादव की पार्टी को सपोर्ट करती है। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वोटर्स नहीं होगा? क्या दलित वोट जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ? अगर जाटव नहीं जाता है तो क्या गैर जाटव जाएगा, जिसमें पासवान है, क्योंकि इंद्रजीत सरोज जैसे नेता अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और एक सवाल ये भी है कि जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या आप बसपा से गठबंधन करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास तो कांशीराम के लोग हैं, हमारे पास अंबेडकर की बात करने वाले लोग हैं। तो क्या वो लोग ये वोट ले आ पाएंगे? आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो दोनों चीजें कर रहे हैं, एक तरफ पूजा भी कर रहे हैं और एक तरफ अंबेडकर की बात कर रहे हैं, क्या ये एक तरीके से दोधारी तलवार है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जी देखिए, एक तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य के विद्यालय पर कांशीराम साहब के प्रतिमा का अनावरण था। यस, वही मैं कहने वाला गए थे। हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है, जरूरी सवाल है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात हो और इन सवालों से हम रूबरू ना हो तो ये मुश्किल है। पहली बात कि मान्यवर कांशीराम का भी जिक्र हुआ, मैं उन्हीं को याद कर रहा हूं। कांशीराम साहब ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, मतलब अंबेडकर या पूरे सामाजिक न्याय आंदोलन को लेकर के अगर आप याद करेंगे तो आजाद भारत में जो एकमात्र शख्स है जिसने पूरे भारत की राजनीति में सबसे गहरा हस्तक्षेप किया है वो मान्यवर कांशीराम है। उन्होंने पूरी वैचारिकी को सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रास्ते इतना मजबूत तरीके से खासकर उत्तर भारत में रोपा, क्योंकि दक्षिण भारत तो बहुत हद तक उससे अलग तरीके की राजनीति रखता है और उसका असर आज तक दिखता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब पर एक दबाव आज भी कांशीराम का काम करता है। नंबर एक बात। लेकिन वो कांशीराम एक चीज जोड़ दूं डॉक्टर लक्ष्मण, तुम्हारी बातों को आगे बढ़ाते हुए, कांशीराम ने वही किया जो लेनिन ने मार्क्स के साथ किया। अंबेडकर के विचारों को उन्होंने धरती पे उतारा, जैसे मार्क्सवाद के विचारों को लेनिन ने रूस में धरती पे उतारा। तो इसलिए कांशीराम का तो मतलब जो जितना भी कांशीराम जी का आपकी तारीफ की जाए और उनके मूवमेंट की, उनके मिशन की, उनके कमिटमेंट की, वो कम है। बिल्कुल ठीक बात है और मैं पूरी तरह सहमत हूं इस बात से। कांशीराम का होना उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख देता है, ये हम सारे लोग सहमत हैं और जो विरोधी होंगे वो भी इस बात को मानते होंगे। एक तो ये बात, लेकिन मैं उन्हीं कांशीराम को एक और अर्थ में याद कर रहा हूं। मान्यवर कांशीराम ने पहले DS4 बनाया, उनमें लोगों को जोड़ा, बामसेब बनाया, कर्मचारियों को जोड़ा, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चलाए और सबको जो एकजुट किया, मतलब घर छोड़ दिया, बहुत कुछ त्याग किया। वो बहुत बिरले लोग होते हैं। आजकल संघ के लोगों की इतनी तारीफ के कसीदे पढ़ दिए जाते हैं और कांशीराम जैसे लोगों पर तो बात ही नहीं होती, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एकेडमिया में भी कांशीराम उस तरह से नहीं याद किए जाते, जबकि उस शख्स ने बहुत मेहनत की। लेकिन जब वो राजनीति में आए, 84 में बसपा बनती है,
बसपा के लिए माननीय कांशीराम बार बार एक बात कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टी ने एक मिशन है, एक मूवमेंट, और उस मूवमेंट और मिशन आंदोलन को लेकर के जो बात आगे कांशीराम बढ़ाना चाह रहे थे, 93 में इसे उत्तर प्रदेश में उसका एक मुकाम हासिल होता है। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए। वो एक दौर था। आप सोचिए ना, सांप्रदायिकता उफान पर, और उस समय कांशीराम और मुलायम सिंह यादव का गठबंधन, और उस गठबंधन ने ऐसे ऐसे लोग विधानसभा तक पहुंचा दिए जो कभी पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही 95 के आगे आप बढ़ेंगे, उन्हीं कांशीराम ने क्या क्या पॉलिटिकल टैक्टिक्स अपनाई, इसका भी तो विश्लेषण होगा। और फिर वो होते होते आगे बढ़ता चला गया। कांशीराम को के ऊपर आरोप फिर लगा कि आप तो भाई भाजपा के साथ भी गठबंधन कर ले रहे हैं, आप तो मायावती जी चली गई गुजरात दंगे के बाद गुजरात में चुनाव प्रचार करने, एक आरोप लगा। मानवर कांशीराम उसका एक जवाब देते थे जिससे मैं बहुत हद तक संतुष्ट भी होता हूं। वो लोग कहते थे कि मानवर कांशीराम आप तो अवसरवादी हैं, तो कहे हाँ मैं अवसरवादी हूं क्योंकि हम तो उस तबके के राजनीति करते जिन्हें कभी अवसर ही नहीं मिला। तो मानवर कांशीराम और बसपा ने जब भी गठबंधन किया, एक खूबसूरत बात है, लगान अपने हाथ में रखी। उन्होंने विचारों से समझौता नहीं किया। मतलब वो अगर बहन जी लखनऊ से लेकर नोएडा तक में बहुजन नायकों की प्रतिमाएं बनाती हैं तो वो शान से बनाती हैं कि भाई ये ना होते तो ये समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत हद तक परिक्रमा वाला है प्रकरण, बहुत लंबा हो जाएगा, विषयांतर हो जाएंगी, जिसमें उन्होंने समर्थन वापस ले लिया बीजेपी ने, और मायावती ने उसका इजाजत नहीं दी कि भाई दंगे जैसा माहौल हो जाएगा। मुलायम सिंह गोली चलवाते हैं। वो सियासत आगे बढ़ते बढ़ते बहुजन से सर्वजन तक चली जाती है, तो मूल्यांकन इसका भी होना होगा। क्या पॉलिटिकल मजबूरी है या कौन से दबाव काम करने लगे कि पिछले चुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं और गणेश की मूर्तियां भेंट की जाती हैं बहन जी को। कई अंतर विरोध हैं इस राजनीति के। वही अंतर विरोध जो बसपा में है वही समाजवादी पार्टी में भी देखेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख कहते हैं कि भाई हम समाजवाद के साथ अम्बेडकरवाद को भारतीय उत्तर भारत की राजनीति के केंद्र में रखना चाहते हैं, तो भाई इसका तो स्वागत आप करेंगे ना। अब गठबंधन टूटने के बाद 2019 के बाद से सपा प्रमुख या समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा के खिलाफ कोई बात नहीं बोली गई। 22 के चुनाव के बाद, चुनाव के समय और उसके बाद बोली गई, जब ये कहा गया कि भाई आप तो उन जगहों पर कैसे कैसे टिकट वितरण हुए और कौन हारा कौन जीता इसका मूल्यांकन होगा। राजनीति और एक जन आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन दोनों अलग है। ये मैं उन तीनों सवालों को जोड़कर कह रहा हूं, जिसमें अखिलेश यादव के मंदिर जाने, उनके तमाम तरह के हिंदुवादी चीजों को लेकर के आरोप लगते हैं, ये बिल्कुल जायज आरोप है। और ये काम, अब मैं मेरी टिप्पणी इस पर यह होगी कि राहुल गांधी ने जनेऊ दिखाई, मंदिर गए, बहुत लाभ उस तरह का नहीं हुआ। जिस तबके को आप सॉफ्ट हिंदुत्व से अपनी तरफ ले आना चाहते हैं वो अभी आपकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं बीच में चीज टोक रहा हूं, मैं आपको, आप जवाब दे रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व उस तबके के लिए भी नहीं है? हरनाथ यादव आते हैं, जो तबका कहीं हिंदू बन के जाकर बीजेपी को वोट कर देता है, और जो आरोप मायावती लगाती हैं कि उन्हीं के लोग जाकर बीजेपी को वोट कराते हैं, तो क्या उसको साधने के लिए भी ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये सब तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूं। शायद अमीश जी आपकी आवाज थी, तो मैं सहमत हूं, क्योंकि भाई वोटर तो आपका ही है। मतलब वोटर तो खैर किसी का नहीं होता, लेकिन जिसकी आप राजनीति कर रहे होते हैं, आप दावा करते हैं कि आप सामाजिक न्याय की राजनीति, वंचितों शोषितों की राजनीति है, समाजवाद की राजनीति, हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने की राजनीति है, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जिन तबकों की राजनीति करने का दावा करती है वो बीजेपी को वोट दे रहा है। और अखिलेश यादव ने विधानसभा में पिछले दिनों ये बात खुल करके कही, जब रामचरितमानस विवाद और शूद्र प्रकरण आया था, उन्होंने साफ कहा कि अगर ये शूद्र आपकी ढाल न बने तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो अपने तबके यानी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, गरीब, कमजोर, किसान, वो कोई नास्तिक समुदाय नहीं है। देखिए, राजनेता हर वो तकनीक अपनाने की कोशिश करता है जिससे कि वो कुर्सी तक पहुंचे, और राजनीति का तकाजा यही है। जैसे मोदी भी अंबेडकर की बात करते हैं, योगी भी अंबेडकर और फूले की जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं, वैसे ये लोग भी कर रहे हैं, सारे राजनीति कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। होली की बधाई बहन जी भी देती हैं, बसपा भी देती है। एक तो ये बात है।
इससे मतलब मेरा तर्क केवल ये था कि सामाजिक आंदोलन अलग चीज होता है, राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, उन्हें चुनाव जीतना है तो वो कुछ एजेंडे केंद्र में रखते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये एजेंडा बना ले कि हमारी सरकार बनेगी तो हर मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, इसकी तुलना में दूसरा एजेंडा हो कि हमारी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण ढंग से लागू कराएंगे, तो मुझे लगता है एजेंडा तो साफ कह रहा है कि जाति जनगणना का एजेंडा है, सामाजिक न्याय का एजेंडा है, अम्बेडकरवाद और समाजवाद को एक करने का एजेंडा है, ये अपने वोटर को अपनी तरफ ले आने का एजेंडा है और यही कारगर एजेंडा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो वोटर शिफ्ट कैसे होगा, जो आपका सवाल का एक हिस्सा था कि जाटव वोट एक मुश्त अगर बसपा को वोट दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बात पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो नया है, नौजवान है, पूरे दलित समुदाय में, शेड्यूल कास्ट में आप देखेंगे जो नौजवान है, उन नौजवानों में चंद्रशेखर आजाद को लेकर के एक आकर्षण बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक एट्रोसिटी में, हर एक मूवमेंट में उनके बीच का एक लीडर है जो हर जगह खड़ा है। इससे तो राजनीति बदलती हुई दिख रही है ना। एक इमोशन है कांशीराम जी का, एक इमोशन है जो बहन जी के पुराने त्याग का है। आज भी मैं कह रहा हूं कि बहन जी ने जितना त्याग किया है, मायावती जी ने, उतना त्याग इस देश में बहुत कम लोगों ने किया है। उसका उनको लाभ भी मिला, 4 बार मुख्यमंत्री रही। तो वो जो इमोशन है वो तो अभी जुड़ा रहेगा, एकदम से वो पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। भले उनका एक विधायक आए, लेकिन जनाधार आज भी उस पार्टी का है। लेकिन उसी जनाधार के बीच अगर हम ये परिवर्तन नहीं देख पा रहे हैं जो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और इस तरह की चीजें करने वाले लोग कर रहे हैं, वही परिवर्तन अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहे कि भाई 2-3 चीजें थी, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात का बेल फाड़ना उन्होंने गलती मानी है, 22 के चुनाव में साफ हो गया था। थोड़ा इसको और एलोबरेट करने की जरूरत है कि हम अगर अगली बार आते हैं तो ये चीजें नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी अगर ये बात कहे कि हम पूरी बहुजन राजनीति को संबोधित करेंगे, तो ओबीसी में नॉन यादव ओबीसी तबका, दलितों में नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट तबका, महिलाएं, किसान और नौजवान, ये कुछ तबके ऐसे हैं जिनमें इस गठबंधन को वोट देने की गुंजाइश दिखती है और वो मिल सकता है। पिछले चुनाव में भी मिला है। ऐसा नहीं है कि बसपा का वोट शिफ्ट पूरी तरह से बीजेपी को हुआ। मेरा मानना है कि उसमें से बहुत बड़ा प्रतिशत तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी वोट मिला है। तो ये एक समीकरण है अमीश भाई जो कुछ गुंजाइश रखता है। बाकी तो राजनीति है, राजनीति में अखिलेश यादव से ये उम्मीद न की जाए। मानवर कांशीराम भी जब राजनीति में उतरे तो उन्होंने भी बहुत सारे समझौते किए, बसपा ने किए, मुलायम सिंह यादव ने किए और अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। जी आपसे भी थोड़ा रजत ने ये सवाल पहले पूछा था लेकिन इस पर जवाब नहीं आ पाए, जो हमारे दर्शक भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जब लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ तो पोलराइजेशन का खतरा रहता है। इस सवाल को मैं जोड़ दूं आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से और उनके सहयोगी पार्टनर से कि जब अभी खतौली मॉडल की हम लोग बात करते हैं तो जयंत चौधरी के साथ चंद्रशेखर तो दिखाई दिए उस मॉडल में, लेकिन अखिलेश नहीं दिखाई दिए। तो एक एनालिसिस ये किया गया कि अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी से थोड़ा सा दूर रखा गया क्योंकि जाट वोटर्स जो है उनका एक 2013 के दंगों के बाद समाजवादी पार्टी को लेकर कोई उस तरह का बड़ा अच्छा अनुभव नहीं है, इसलिए वो अखिलेश यादव को थोड़ा दूर रखा गया। एक ये व्याख्या की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो बात हम लोगों ने शुरू की कांग्रेस को इस गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका और क्या संभावनाएं, उन बातों से आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी जो बार बार कांग्रेस के लिए एक बात कह रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण पार्टी है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की सियासत है जिसमें चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, कांग्रेस तीनों लोग शामिल हैं कि सीट अच्छी खासी संख्या में मिल जाए? देखिए, एक तो ये बात है कि पोलराइजेशन होता है, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी हर उस पार्टी पर लगाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस के ऊपर तो सबसे बड़ा ये आरोप लगा कि भाई तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण, ये सारे आरोप उनके ऊपर लगते रहे कि भाई आप मुस्लिम परस्त होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर इस आरोप के चलते इस बात को टैकल करना छोड़ दे, पॉलिटिकली टैकल करना छोड़ दे, तो मुझे लगता है कि फिर उसकी राजनीति का कोई मतलब नहीं। उसने दूसरे ढंग से उसको सांप्रदायिकता के शब्द की बजाय उन्होंने नफरत एक शब्द इजाद किया और उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो ये एक नया प्रयोग था। वैसा ही कुछ प्रयोग
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को करना होगा, और शायद उन्होंने मुद्दों के आधार पर वो करने की कोशिश की है। अगर ये मुद्दे नीचे तक पहुंच जाए, अगर पंकज जी कह रहे थे कि कार्यकर्ता अगर होते हैं, संगठन होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले कार्यकर्ता नीचे तक ये पैगाम ले जाते हैं कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कैसे वो दंगों की राजनीति का एक विकल्प है, और फिर उनके लोग जुड़ते हैं हर जाति के लोगों को। जैसे मिसाल के तौर पर रमेश जी, एक बात अगर पूरे उत्तर प्रदेश में पुख्ता तरीके से ले जाई जाए कि 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, या जाति जनगणना हो, मैं आऊंगा अभी कि जाति जनगणना से लाभ क्या है, इन सारे मसलों को अगर आप अपने वोटर को कन्विंस करें तो वो जो गैर यादव ओबीसी तबका है, और जिसमें जाट भी आएंगे, गुजर भी आएंगे, और भाई किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत मुख्तलिफ है, वो वही नहीं है जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के समय थी। बहुत कुछ बदल गया है। और अगर थोड़ी बहुत राजनीतिक समीकरण और साधे होते आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम 2022 में कुछ और होते। यूं ही नहीं था कि आरएलडी को आगे करके, ठीक बात है, रैलियां तो 2022 में हुई ना भाई, पूरी साझा रैली जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को घूमे, और अब उसमें चंद्रशेखर का जुड़ जाना मुझे लगता है कि तीनों तबकों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये बात है कि ध्रुवीकरण उस हद तक अब बंटवारे की शक्ल में नहीं है। अगर किसान के मुद्दे को अखिलेश यादव अच्छे से उठाएंगे और पुख्ता तरीके से उठाएंगे, जैसे अभी उन्होंने गन्ने के सवाल को उठाया और तमाम सवालों को उठाया, तो भाई वो इशू पर जुड़ेगा। वो किसी धारणा से ऐसा हो कि सपा प्रमुख से दूर हो, मेरी राय में ऐसा नहीं है। अब एक बात और है कि अभी पंकज जी ने कहा कि भाई जाति जनगणना जैसे सवालों की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि जब रामचरितमानस प्रकरण हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। केवल एक दो बातें कही जा रही थी कि धर्म का अपमान हो रहा है, पवित्र ग्रंथ का अपमान हो रहा है, और जितना बीजेपी विरोध कर रही थी वो बहुत कम था। बाकी कोई मुद्दा होता तो बीजेपी कितनी हमलावर होती है वो हम सबको पता है, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ बाबाओं को, कुछ साधु संतों को, कुछ साधु बाबाओं को आगे कर दिया था। ये है सामाजिक न्याय, जिसमें जब उन जातियों को ये अगर महसूस होने लगे ना कि क्या भाई वाकई इसमें कहीं में गली है, तो फिर राजनीति बदल जाएगी। अब ये अलग बात है कि इसको कितना कौन साध रहा है। अगर जाति जनगणना का सवाल इस उत्तर प्रदेश के ओबीसी तबके में ही चला जाए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती होती है, ओबीसी को जिस दिन पता लग गया ना कि अगर कुर्मी, कोयरी, अहिर, गढ़िया, निषाद, पाल और ये कश्यप, ये सारी जातियां आबादी में 40% है, 50% है, 60% है, और जब उन्हें पता चलेगा कि एजुकेशन में वो 4%, 3% है, तो फिर वो हिस्सा तो मांगेंगे। और मैं एक शुद्ध राजनीतिक बात कह रहा हूं, हिस्सा देगा कौन ये सवाल नहीं है, हिस्सा छीना जा रहा है, विमर्श यहां है। और इसलिए समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के सवाल को, और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस तक भी इसमें साथ है, और जाति जनगणना जाति का विमर्श, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट सामाजिक ध्रुवीकरण, और जाति जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो इक्वलिटी की बात कर रहा है। और अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इस तरह के टेबल टॉक करे कि भाई मुद्दे आपके भी वही है, मुद्दे हमारे भी यही है, ये तालमेल कुछ शायद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने की गुंजाइश रखता है।